हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम जय मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के इस सेशन में हम संविधान के टॉप मोस्ट प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि पहुँचाता है प्रदान किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसको इको मार्क प्रदान किया जाता है। क्या? इको मार्क। ठीक है। और खाद्यान्न वस्तुओं के लिए एक मार्क, खाद्यान्न वस्तुओं के लिए एक मार्क। ठीक है, यही बात ध्यान रखना आप। ठीक है। आगे देखिए आप, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? तो दोस्तों, हम बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो देने की प्रथा थी, ठीक है, ये जो सम्मान देने की प्रथा थी, ये बंद कब की गई? ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए जो अधिनियम पारित किया था वो 1977 में, कब? जुलाई 1977 में पारित किया गया। और 1980 में इसे पुनः वापस देने की प्रथा वापस चला दी। ठीक है। भारत रत्न की बात करें हम, तो भारत रत्न सर्वप्रथम कब दिया गया? 1954 में। कब? 1954 में फर्स्ट बार, मतलब प्रथम बार दिया गया था। और उस टाइम पे जो फर्स्ट बार दिया गया था वो 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया था। उन 3 लोगों में कौन कौन थे? एक तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, राजगोपालाचारी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, सी राजगोपालाचारी को दिया गया। और दूसरा की बात करें तो दूसरा पूर्व जो राष्ट्रपति हैं भारत के, राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको दिया गया था। और तीसरा जो दिया गया था वो दिया गया था भौतिकी के एक वैज्ञानिक थे, भौतिकी के वैज्ञानिक, भौतिकी के, और उनका नाम था क्या? सीवी रमन। कौन? सीवी रमन। ठीक है, तो इनको भारत रत्न दिया गया था, सीवी रमन को। ठीक है, तो ये 3 लोगों को सर्वप्रथम दिया गया था। और कब दिया गया था? 1954 में दिया गया। अब भारत रत्न की बात करें विद्यार्थियों हम, तो भारत रत्न मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत भी अब देने लगे हैं, पहले नहीं दिया जाता था। तो मृत्यु के बाद प्रथम बार, ठीक है, मृत्यु के बाद प्रथम जो भारत रत्न दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। किसको? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को मृत्यु उपरांत प्रथम जो भारत रत्न है वो दिया गया था। और एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो कौन थी? वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। और इंदिरा गांधी की बात करें तो 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो विद्यार्थियों, ये 14 दिन की सूचना में, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की बात चल रही है। और राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और ये कम से कम राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा कि भाई हम आपके प्रति क्या ला रहे हैं? महाभियोग ला रहे हैं। ठीक है, और महाभियोग की बात करें विद्यार्थियों, तो महाभियोग अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखिए आप, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है, संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो दोस्तों, जिनकी विधायिका नहीं है उनके लिए विधि का निर्माण मतलब कानून का निर्माण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है विद्यार्थियों। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति अपनी विनियम बनाने की शक्ति द्वारा इसका पालन करता है। और ये अनुच्छेद 240 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 240 के तहत करता है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो दोस्तों, ये 48A के तहत, ठीक है, किसके? 48A के तहत मिला है। क्या मिला है? राज्य को पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जो कि 48A, अनुच्छेद 48A के अंतर्गत है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा है लोकसभा का, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल नहीं है विद्यार्थियों, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या कौन? लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा द्वारा जो धन विधेयक है, ठीक है, उनको उनकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और धन विधेयक हमेशा जब भी प्रस्तुत होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत कृपाण धारण करना। और कृपाण कौन धारण करते हैं? ये सिख लोग करते हैं। कौन? सिख लोग। ठीक है, जो सिख समुदाय के लोग हैं वो धारण करते हैं। और इनकी बात करें दोस्तों तो ये 5 जो अपने अंग पे धारण करते हैं वो क्या क्या है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर ही आता है? वो है केश, कंघा, इसके अलावा कड़ा, कच्चा, ठीक है, और एक कृपाण। ठीक है, ये 5 चीज़ें ये धारण करते हैं सिख लोग। हमेशा इनके शरीर पर ये जहाँ भी जिस अवस्था में भी रहेंगे इनके ऊपर ये चीज़ें रहेगी विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है? तो विद्यार्थियों वो 73वां संविधान संशोधन है जो कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये नगरीय स्वशासन से संबंधित है। नगरीय स्वशासन से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन, जो कि बात करें 1 जून 1993 को लागू हुआ था देश में। ठीक है, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो उसकी बात करें हम तो ये भाग 9 में, किसमें? भाग 9 में इसका जिक्र है। भाग 9 ए में इसमें जिक्र है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्यार्थियों ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सूची, राज्य और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ किया गया है? किसका? केंद्र सूची, राज्य और समवर्ती सूची का विवरण। तो विद्यार्थियों यहाँ पर केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र सूची को ही हम संघ सूची के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका जिक्र कहाँ पर है? ये 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में इसके बारे में जिक्र है। ठीक है, आगे देखिए आप, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? मतलब यहाँ देखिए 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पूछा है आपसे कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो वो दोस्तों महाधिवक्ता है। कौन है? महाधिवक्ता है। और यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो दोस्तों वो महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, महान्यायवादी। ठीक है, और महान्यायवादी जो भारत के हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका जिक्र कहाँ पर है? अनुच्छेद 76 के अंतर है। ठीक है, आगे देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो दोस्तों ये कानून विभाग के, किसके? कानून विभाग के मंत्री रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जो कि 1947 से 1951 तक। ठीक है, आगे देखिए आप, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका की बात करें विद्यार्थियों तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही दायर की जा सकती है जनहित याचिका। ठीक है, आगे देखिए आप, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है?
तो दोस्तों आर्थिक न्याय की बात करें हम तो ये प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें भी इसका वर्णन है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, आगे देखिए आप, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची की पंचायत राज से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची की बात करें हम 12वीं की, तो 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए आप, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा ये दिया गया? तो ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, यानी कि आपके मूल अधिकार जो कि हमारे 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक हैं, इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, इनका हनन होता है, तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, आगे देखिए आप, मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत है? देखो दोस्तों, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और उनको पद से हटाना, ठीक है, भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत है? तो ये अनुच्छेद 75 के तहत है। किसके? अनुच्छेद 75 के तहत है। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। देखो, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का नया सृजन करना है या उसकी समाप्ति करनी है, तो दोस्तों ये किस माध्यम से होगा? तो ये राज्य की जो विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प के पारित करने पर संसद के द्वारा, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है वो संकल्प पारित कर देगी और उस संकल्प को पारित करके संसद में भेजा जाएगा और संसद द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसका भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, जो कि कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कौन सा बिल? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश तब नियुक्त किए जाते हैं जब, देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है कि अगर न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती है, ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कब होते हैं? जब न्यायाधीशों का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, यानी कि न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है तो तदर्थ न्यायाधीश रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों जो राज्य की जो विधानसभा है उसके सत्रावसान, ठीक है, उसका आदेश राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा उसका आदेश किया जाता है। ठीक है, और केंद्र की बात करें तो केंद्र में सत्रावसान किसके द्वारा किया जाएगा? वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह के प्रश्न आपको बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था?
तो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें हम, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1953 में किया गया था। और इसकी जो रिपोर्ट है, ठीक है, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो 30 सितंबर, कब? 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट पेश करी। और इसका अध्यक्ष पूछा है आपसे, किसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष फजल अली। कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे देखिए आप, अनुच्छेद 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण करने, मतलब पूरे भारत में कहीं भी घूमने, तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने, मतलब जैसे आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आप राजस्थान में जाके रहना चाहते हैं, निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी भी अन्य राज्य के निवासी को स्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो दोस्तों पूरे भारत में तो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं भी नहीं रह सकते, ठीक है। पहले नहीं रह सकते थे जम्मू कश्मीर में, और अनुच्छेद 370 के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया था कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं, ठीक है, वहाँ प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, तब से यहाँ पर भी 370 हट चुका है। और दोस्तों यहाँ पर भी रहने की, भ्रमण करने की अब आज़ादी मिल गई है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो राज्य बना है, ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो कब बना है? ये 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना है। और जम्मू कश्मीर ही नहीं, लद्दाख भी, ठीक है, लद्दाख, दोनों ही 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने हैं नए भी, ठीक है। आगे देखिए आप, जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, किसके? 352 के तहत देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई हो, और 352 के तहत जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है वो युद्ध और बाह्य आक्रमण और अशांति, जो कि 1975 में हटा दिया गया था, ठीक है। यानी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण की संभावना व्यक्त हो अगर राष्ट्रपति को, तो वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 तथा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः ही निलंबन हो जाता है। यानी कि हमारे जो अनुच्छेद 19 है उसकी स्वतंत्रता क्या हो जाती है? स्वतः ही समाप्त हो जाती है, और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके यह मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? तो दोस्तों वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दो अधिकार हैं हमारे, वो कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। और इन अधिकारों में क्या लिखा हुआ है? इन अधिकारों में देखो, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता में वंचित नहीं किया जा सकता। किसके? व्यक्ति को, यानी कि व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को क्या नहीं किया जा सकता? वंचित नहीं किया जा सकता विद्यार्थियों, ठीक है। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि, ठीक है। यानी कि आप इन दो अनुच्छेद को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते, चाहे देश में राष्ट्रीय आपातकाल ही क्यों ना लगा हुआ हो, ठीक है। यानी कि प्राणदेहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राणदेहिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत रहेगी, ठीक है, अनुच्छेद 20 में, ठीक है। आगे देखिए आप, कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। मूल संविधान में
कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 352 में, ठीक है, अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया, जबकि ये पहले कहीं भी नहीं था। ठीक है, आगे देखिए आप, महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी किसका? केंद्र सरकार का, सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार का। ठीक है, केंद्र सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। वह वोट नहीं दे सकता। देखो, वो भाग ले सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, जिसको हम महान्यायवादी बोलते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे देखिए आप, यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है। कितनी? 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में से मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है? दोस्तों इस रूप में जो तदर्थ अध्यक्ष रहेगा, तदर्थ अध्यक्ष, ठीक है, उसको सारी की सारी शक्तियां प्राप्त होगी जो कि लोकसभा स्पीकर को प्राप्त होती है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को जितनी भी शक्तियां प्राप्त होती है वो सभी शक्तियां इसको भी प्राप्त होगी। ठीक है, आगे देखिए आप, पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसे यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? तो दोस्तों इसके लिए न्यूनतम 10 लाख की आबादी होना आवश्यक है। कितनी? 10 लाख की आबादी होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। हमारे जो संविधान में भाग हैं वो अधिकतर जो भाग हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। ठीक है, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि को लागू हो गए। तो दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था उसी टाइम पर लागू हो गए थे। क्या क्या? एक तो नागरिकता, एक चुनाव, एक अस्थायी संसद। ठीक है, ये 26 नवंबर 1950 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन लागू हो गए थे। और संविधान के जो अधिकतर भाग हैं, ठीक है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ठीक है, आगे देखिए आप, बॉम्बे, जिसको हम मुंबई के नाम से जानते हैं वर्तमान में, राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 नए राज्य कब बनाए गए? तो दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र और गुजरात, जो बॉम्बे प्रांत को अलग करके बनाए गए थे वो 1960 में बनाए गए थे। और 1960 में भी हम बात करें दोस्तों तो ये 1 मई को, ठीक है, 1 मई 1960 को बनाए गए थे। ठीक है, और इसी कारण 1 मई को इन दोनों राज्यों का क्या होता है? स्थापना दिवस होता है। किसका? महाराष्ट्र और गुजरात का। ठीक है, आगे देखिए आप, शिक्षा का अधिकार, जिसमें प्रावधान किया गया है कि सरकार हर बच्चे को जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष है अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। यह संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो दोस्तों 86वां जो संविधान संशोधन है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए आप, 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है,
की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। यानी कि स्पीकर इसका पदेन सभापति होता है। किसका? 15 सदस्यीय नियम समिति। कौन सी? 15 सदस्यीय नियम समिति होती है। ठीक है। और ये क्या काम करती है? जो प्रक्रिया तथा कार्यों के संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। कर लगाने, उसे समाप्त करने अथवा उसमें परिवर्तन करने, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत की संचित निधि व आकस्मिक निधि का नियंत्रण तथा संचालन, संघीय व राज्य सरकार के लेखों का परीक्षण आदि विषयों से संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? वित्त विधेयक माना जाता है। इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों वित्त विधेयक का निर्णय है वो हमेशा वित्त विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। आगे देखिए आप। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? तो दोस्तों देखो, केंद्र जैसे हम भारत हैं और भारत के किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्य, यानी कि केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो गया है। ठीक है। तो वो कौन से न्यायालय में प्रारंभ, इस मामले को कौन से न्यायालय में प्रारंभ कर सकते हैं? तो इसकी जो सुनवाई होगी, इसका जो कार्य होगा सुनवाई का, वो कहाँ होगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगा। कहाँ पर होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। आगे देखिए आप। दमन, दीव तथा पांडिचेरी, जिसको वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं, और दमन दीव की भी बात करें तो दमन, दीव व दादर व नागर हवेली, ये पूरा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। दमन व दीव और दादर व नागर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है अब। ठीक है। तो दमन दीव वो पुदुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उसे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लक्षद्वीप में उसे प्रशासक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रशासक के नाम से। और वर्तमान में बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में भी दोस्तों अब तो मेरे संज्ञान में जहाँ तक है सभी जगह प्रशासक के रूप में ही जाना जाता है। अब उपराज्यपाल का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। ठीक है। और जैसा कि मैंने वेबसाइट से सर्च भी किया था, वेबसाइट पे देखा भी था मैंने, तो चंडीगढ़ में भी प्रशासक हैं, दमन दीव में भी प्रशासक हैं, और दिल्ली में भी प्रशासक हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्रशासक हैं, लद्दाख में भी प्रशासक हैं, और पुदुचेरी में भी प्रशासक हैं, और जम्मू कश्मीर में भी क्या नाम से प्रशासक है। और यहाँ के प्रशासकों की जो मैंने लिस्ट देखी है उनको भी मैं बता दूँ आपको। ये मैंने नेट पे सर्च करके बढ़िया अच्छे से देखा था कि कहीं ये प्रश्न ओल्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। तो उसको भी मैंने सुधार किया है और मैंने अच्छे से जानकारी प्राप्त करी है। और यहाँ पर बात करें तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, ठीक है, चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं वो बनवारी लाल, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है। और दमन व दीव की बात करें तो यहाँ के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कौन है? विनय कुमार। कौन है? विनय कुमार दिल्ली के प्रशासक हैं। ठीक है। सॉरी, विनय कुमार शायद सक्सेना है। हाँ, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। और बात करें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो प्रशासक हैं वो कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वो हैं DK जोशी। कौन है? DK जोशी, ये वहाँ के प्रशासक हैं। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के बीडी मिश्रा, ये लद्दाख के प्रशासक हैं। और पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी के हैं तिमिली साई, इनका नाम बहुत अटपटा है, दक्षिण भारत में ऐसे नाम होते हैं। सोदरा राजन, तिमिली साई सोदरा राजन, ठीक है, ये इनका नाम है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कौन हैं? जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। ठीक है।
और बाकी मुझे भी कमेंट करके आप बताएंगे कि वाकई में यहाँ पर प्रशासक ही हैं या फिर राज्यपाल भी हैं। मैंने तो देखो अच्छे से इसको अध्ययन किया है और अच्छे से मैंने देखा है, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? देखो दोस्तों, पहले लोकसभा की संख्या 525 थी, उसको 545 कर दिया गया, तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या जो 25 थी उसको घटाकर 20 कर दिया गया। ठीक है, तो ये 31वें कौन से 31वां जो संविधान संशोधन है जो कि 1973 में हुआ था। ठीक है, 1973 में उसके तहत किया गया। 525 से बढ़ाकर 545 और 25 से बढ़ाकर 20, 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। ठीक है, 1973 की बात करें तो 1973 में ही केशवानंद भारती बनाम गोलकनाथवाद ये भी आया था। ठीक है, आगे देखिए आप, जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर के संविधान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर धारा 370 हटने से पूर्व यहाँ का संविधान अलग था, भारत का संविधान अलग था। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत संघ का एक राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा ही किया गया जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। ये कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1957 को, कब? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। ठीक है, भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा तथा उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है, तो इसे खर्च करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। संसद की अनुमति के बिना संचिप्त निधि से धन को नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, और जो आकस्मिक निधि है, ठीक है, जो आकस्मिक निधि है, ठीक है, आकस्मिक निधि भी होती है। ठीक है, आकस्मिक निधि, उस पर केवल और केवल राष्ट्रपति का हक होता है, उसको राष्ट्रपति ही यूज कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी प्रावधान थे? तो दल बदल संबंधित, ठीक है, दल बदल संबंधी प्रावधान वाली जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो 10वीं अनुसूची थी। कौन सी थी? 10वीं अनुसूची थी भारतीय संविधान में, और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, और 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, भूमि सुधार से, और 11वीं पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये 22 भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाषा। ठीक है, और संविधान के लागू होने के समय कितनी भाषा थी? केवल 14 भाषा थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फॉर्मूले तथा 1945 में वेवेल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत इसको सुलझाया गया और भारत का संविधान का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखिए, संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 19 में किया गया है, अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 19 में बात करें हम तो भाग 3 में। ठीक है,
भाग 3 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है, भाग 3 के अनुच्छेद 19 में ये सब स्वतंत्रताएं हैं। और कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं नागरिकों को, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ठीक है। आगे देखिए आप, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखो, सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी कि जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 28 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 28 के तहत किया गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 30 की बात करें हम, तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है, और अपनी शिक्षा दे सकते हैं, वो भी कहा गया है, ठीक है। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो दोस्तों, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि 32 के अंतर्गत है, ठीक है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट प्रश्न। कल नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में कल फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।